गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि भाग 4 करने जा रहे हैं। तो स्वर संधि जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। संधि भाग 1, 2 व 3 में स्वर संधि के जितने भी भेद हैं सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो आज हम संधि भाग 4 में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम संधि के जितने व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उससे पहले जो संधि में वर्णों का योग होता है वो कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, एक बार हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो बातें हैं वो ना तो आपकी किसी बुक में होती है और ना ही कहीं और से आपको बताई जाती हैं। तो बात करते हैं हम संधि में वर्णों के योग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि वर्णों का योग का क्या अर्थ है। वर्णों का योग यानी कि जैसे स्वर संधि में हम करते हैं स्वर प्लस स्वर। तो इस प्रकार जो वर्णों का योग है वो कितने प्रकार से होता है। तो ये जो योग है ये 6 प्रकार से होता है। जैसे कि एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्वर प्लस में स्वर, फिर होता है स्वर प्लस में व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, नेक्स्ट है स्वर व्यंजन प्लस व्यंजन, फिर है विसर्ग प्लस स्वर और फिर है विसर्ग प्लस व्यंजन। इस प्रकार हमारे जो ये योग है वर्णों का योग ये 6 प्रकार से किया जाता है। काफ़ी बार बेटा ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है और पता होते हुए भी हम इस क्वेश्चन को नहीं बता पाते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो कोई नया ही क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के पहले नियम की। हाँ, एक बात और मैं आपके साथ साझा करनी चाहूँगी कि जैसे कि हमारी स्वर संधि है उसमें हमने भेद पढ़े थे 5 स्वर संधि के भेद। तो जो व्यंजन संधि है इसमें ऐसे कोई भी भेद नहीं है और इसमें है तो सिर्फ नियम। और नियम कितने हैं ये सभी, कोई इसमें 8 नियम भी बताता है, 10 भी बता देते हैं, 15 भी बता देते हैं, 24 भी बता देते हैं, लेकिन ऐसे कोई फिक्स नियम नहीं है। तो हम व्यंजन संधि के इस भाग में जितना हो सकेगा अधिक से अधिक नियमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले नियम की ओर। इसमें क्या है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण आप जानते हैं कि कौन सा है वर्गमाला का पहला वर्ण, उसका मेल किसी स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ। तीसरा और चौथा वर्ण आपको पता है जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसका तीसरा और चौथा वर्ण, उसकी हम बात कर रहे हैं। अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, हमने पहला जो नियम है उसमें पढ़ा कि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि ये योग से पहले आता है और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, यानी कि या तो ये यहाँ नहीं, ये रेलवे, यहाँ से ये दोनों, यानी कि योग से पहले आपको वर्गमाला का पहला वर्ण और उसके बाद में किसी वर्गमाला का तीसरा और चौथा वर्ण आपको ध्यान रखना है। इसमें हम 5वां जो वर्ण है उसकी गिनती नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तीसरा और चौथा वर्ण। अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य, र, ल और व, अगर इनके साथ योग होता है तो पहला जो वर्ण है वो अपने तीसरे में बदल जाए, यानी कि जो क है उसकी जगह ग, च की जगह ज, ऐसे ही ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात को जो है हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, देख प्लस में गज। अब देखिए यहाँ पर वर्गमाला का पहला वर्ण है ये। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो है स्वर रहित होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वर सहित हुआ तो योग से पहले स्वर होगा, इनके स्वर रहित होना चाहिए। और ये जो है हमारी वर्गमाला का कौन सा वर्ण है, क, ख, ग, तीसरा। तो ये क्या होगा, ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, ग, ग, ज, गज। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम,
जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं वाक प्लस में ईस, तो इसका क्या हुआ, वाह, ये तो रहेगा ही, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, तीसरा इसका क्या है, गे, और ये इधर कौन सी बड़ी की मात्रा है, तो इस पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ये क्या बना, वागिश। तो बेटा संधि में आप ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज करना ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। और रही बात जो ये नियम याद करने, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की समस्या होती है कि व्यंजन संधि के रूल उन्हें याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अभ्यास से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी जो याददाश्त है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कंठस्थ करना इन्हें अनिवार्य है, अन्यथा आप इसमें व्यंजन संधि नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा व्यंजन संधि का नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का, पहला वर्ण जो हम पहले भी कर चुके हैं, पहला वर्ण जो है वो पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन कब होता है, यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण यानी कि न और मैं, अनुनासिक तो और भी है लेकिन यहाँ हम बात करते हैं न और मैं, इनसे होता है तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं इसमें तत् प्लस में तत् योग मैं और ये, तो ये कौन सा है, पहला, और उसके बाद में क्या है, कौन सा वर्ण है, पांचवा, पंचमाक्षर। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहला जो है वो अपने ही पांचवे में बदल जाएगा, तो हमारा जो नया शब्द है वो क्या बना, तन में। बेटा स्पीकर ना होने की वजह से थोड़ी सी जो उच्चारण है उसमें शायद तुम्हें स्पष्ट ना होता हो, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा आपको रूल जो है वो अवश्य ही क्लियर हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि जगत प्लस में नाथ। अब यहाँ पर जो है तय है, इसके बाद में न है, तो तय जो है अपने ही पांचवें में बदल जाएगा, और तय की जो वर्गमाला है उसमें को क्या आता है, पांचवा न, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो उम्मीद करती हूँ ये जो नियम है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर आप इसका अभ्यास अवश्य ही करें। अब नेक्स्ट हमारा नियम है 6 संबंधी नियम। इसमें क्या दिया गया है कि हर्ष स्वर कौन से होते हैं, ये आपको पता है, ए, ई, उ और री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो हर्ष स्वर जो हैं उनका मेल अगर 6 से होता है तो 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, 6 से पहले जो च जोड़ दिया जाता है। इसका जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अनु, योग, छेद, तो इसमें ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, सिर्फ आपको क्या करना है, इससे पहले जो है च जोड़ देना है और ये ऐसे ही आएगा अनुच्छेद। तो मैं उम्मीद करती हूँ एक उदाहरण आपके लिए काफ़ी है। तो हम बढ़ते हैं आगे नियम की तरफ, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे टाइम जो है वो बहुत अधिक लगेगा, और एक नियम जो है वो सभी पर लागू होगा। 6 संबंधी नियम है तो इसका कोई भी शब्द हो उस पर ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तय संबंधी नियम की। तो तय के बाद अगर च या छ आता है तो तय का च हो जाता है, यानी कि तय का योग जो है च या छ से होता है तो तय का क्या बन जाता है, च बन जाता है। जैसे कि उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो तय है वो स्वर रहित है, तो मैंने क्या बताया था, तय कि अगर तय का मेल, तय का योग अगर च या छ से होता है तो तय का क्या बन जाता है च, तो इसका क्या बन जाएगा, तय का च, और हमारा नया जो शब्द हमारे सामने वो क्या आया, उच्च। देखो बेटा फिर से ध्यान दो, यहाँ पर मैंने बताया था कि तय के बाद अगर च और छ हो तो तय का च बन जाता है, जैसे कि उत प्लस में चारण। तो यहाँ पर जो तय है ये च में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारे ये क्या बन जाएगा, नया शब्द उच्चारण। एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, जैसे कि सत
योग चरित्र। तो तय के बाद च है तो तय का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, और इसका जो नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा, सच चरित्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। अगला हमारा नियम है क्या है कि तय के बाद यदि जय और झ, बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बात हमने की थी च की और यहाँ हम बात करते हैं जय की। तो तय के बाद यदि जय और झ हो तो तय जय में बदल जाता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो, तय जो है किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सत प्लस में जन, तो तय किस में बदल जाएगा, जय में, तो नया शब्द क्या होगा, सज्जन। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उत प्लस में ज्वल, तो तय किस में बदल जाएगा, जय में, और नया शब्द क्या होगा हमारा, उज्ज्वल। बेटा ये शब्द जो है लिखने में भी ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, उज्ज्वल में दोनों ही जय जो है आधे आते हैं। हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर कि तय के बाद यदि ट और ड हो तो तय क्रम से, आपको ये ध्यान रखना है, अब की बार तय के बाद अगर ये दोनों होंगे तो दोनों का अलग अलग रूप ही सामने आएगा। तो किसका, ट का ट और ड का ड, यानी कि यही रूप इनका सामने रहेगा। एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, जैसे कि उत प्लस में डयन, सॉरी ये हल नहीं आता, तो नया शब्द हमारा क्या बना, उड्डयन। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगला जो नियम है उस पर भी यही बात हमारी लागू होगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नियम की, यदि तय के बाद लय हो तो तय जो है वो किस में बदल जाएगा, लय में बदल जाता है। जैसे कि उत प्लस में लास, तो तय किस में बदल जाएगा, लय में, और नया शब्द हमारा क्या बनेगा, उल्लास। एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं, जैसे कि तत् योग लीन, तो इसका नया शब्द क्या होगा, तय किस में बदल जाएगा, लय में, तल लीन। बेटा आपको ये नियम जो है ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है, तय के बाद लय आता है तो तय लय में बदल जाता है, तय के बाद अगर ट और ड आता है तो तय क्रम से इन्हीं में बदल जाता है, जय और झ आता है तो जय में बदल जाता है। तो आप इनको 2 से 3 बार अगर देखोगे अच्छे से तो आपको ये नियम जो है वो समझ में आ जाएंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगला जो हमारा बेटा तय का नियम है, इस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसमें योग के दोनों तरफ के वर्ण ही बदल जाते हैं। यानी कि ये हमारा नियम क्या कहता है कि हमारा जो स्वर रहित तय है और इसका मेल अगर श जो है इसके साथ अगर होता है तो क्या होगा, ये जो हमारा तय है ये जय में बदल जाएगा, और ये जो हमारा श है ये हमारा छ में बदल जाएगा। यानी कि योग के दोनों तरफ के वर्ण जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। तय जो है च में, श जो है वो छ में बदल जाएगा। तो एक उदाहरण मैं इसका आपको अभी देती हूँ, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया उत प्लस में श्वास, श्वास, उत प्लस में श्वास। तो बेटा ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर क्या है, तय, तय किस में बदलेगा, च में, यानी कि उच्च। आगे यहाँ पर क्या है, श, और हमारा जो श है वो किस में बदल जाएगा, छ में, तो क्या आ जाएगा, उच्च, और आगे का वास जो है वो ऐसे ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, जैसे कि अगला उदाहरण है हमारा
सत प्लस में शास्त्र, सत प्लस में शास्त्र। तो च की जगह हमें क्या करना है, च, तो क्या हो जाएगा सत, और यहाँ श की जगह छ, और मात्रा किसकी लगेगी, आ की, तो क्या हो जाए सत शास्त्र। उम्मीद करती हूँ ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा इस नियम को आप नोट कर लेना और 2 से 3 बार इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप देखना, ये एग्जाम्पल याद करना, आपको ये जो है याद। अब हम तय संबंधी अपने अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा ये नियम क्या कहता है कि यदि तय के बाद है, यानी कि स्वर रहित तय के बाद अगर है आता है तो क्या होता है, तय जो है वो द में बदल जाता है और है जो है वो ध में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, उत प्लस में हार। बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये स्वर रहित होगा और ये जो है वो स्वर सहित होगा। तो तय का क्या हो जाएगा, द, और है का क्या हो जाएगा, ध, तो उद्धार। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तय संबंधी हमारे सभी नियम हो चुके हैं, लेकिन बेटा आपको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये नियम काफ़ी हैं और 2 से 3 बार अगर आप करोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और कभी भी आप इन्हें नहीं भूल पाओगे। आगे हम बात करते हैं नए संबंधी नियम की। तो इसमें बेटा क्या है कि यदि री, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो री है ये हमेशा तत्सम शब्दों में यूज होती है। अब इसका ये रूप हम यूज करते हैं, तो यानी कि री, रे और मूर्धन्य से। इनके बाद अगर नए व्यंजन आता है, यानी कि इनके बाद अगर नए व्यंजन आता है तो नए जो है वो किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि परी प्लस में ना, तो इसका क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, परिणाम। ऐसे ही हम करते हैं प्र प्लस योग मान, तो इसका क्या होगा, र है और र के बाद होगा तो इसका क्या बन जाएगा, मान, प्रमाण। परिवर्तित में नहीं न होगा तो क्या ये क्या हो गया, प्रमाण। अब बेटा हम अगले नियम की अपनी की बात करते हैं। व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये, तो इसको आप जो है ध्यान से सुनेंगे। ये नियम क्या कहता है कि मैं का मेल कै से और मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि मैं का मेल हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में किसी से भी होने पर जो पंचमाक्षर है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे कि सम, योग, गति। तो अब आपने क्या देखा, मैं के बाद में क्या है, ग, और ये एक स्पर्श व्यंजन है, तो मैं जो है ये क्या हो जाएगा, इसी वर्ग के पंचमाक्षर। यानी कि हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो नया हमारा क्या बना, संगति। ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सम, योग, पूर्ण। शायद लिखने से पहले आप समझ भी गए होंगे। मैं जो है इसी वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो एक नया शब्द हमारा क्या बना, संपूर्ण। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, परम, योग, तू। तो ये जो है इसी 5वें अक्षर में बदल जाएगा, वर्ण में बदल जाएगा, तो नया हमारा जो वर्ण है वो क्या है, बना परंतु। अब हम बात करते हैं
अगले नियम की, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, मैं का नियम, कि मैं का कैसे और मैं तक किसी से बदलता है तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय मैं जो है उसका योग इनसे ही हो। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन भी हमारे आ सकते हैं। तो अगला नियम हमारा इन्हीं से संबंधित है। ये नियम क्या कहता है कि मैं का मेल यदि मैं जो है इसका योग यदि य र ल व श श स और है, अगर इनसे होता है तो मैं जो है वो सदैव ही अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में। वैसे ये नियम ज़्यादातर अलग ही दिया होता है, लेकिन हम इसको नियम को इस नियम के साथ जोड़ भी सकते हैं, यानी कि मैं का जो है मेल कैसे मैं तक, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन के साथ होता है तो मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो अच्छा होगा कि आप इन दोनों नियमों को साथ ही याद करें कि मैं का मेल स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन से होता है तो मैं जो है अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पर आज आपको पंचमा वर्ण यानी कि पंचमा अक्षर नहीं लिखना है, अनुस्वार का आपको अनुस्वार का प्रयोग ही करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन आते हैं तो आपको अनुस्वार का प्रयोग ही करना है, पंचमाक्षर का प्रयोग वहाँ पर आप नहीं कर सकते।